हेलो फ्रेंड्स, बीबीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानेंगे। और ये मोस्ट ऑफ एमपीपीएससी में कुछ ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाते हैं, यूपीएससी में भी चले आ रहे हैं, एसएससी एसआई सभी एग्जाम के लिए ये काम के होते हैं। एक जीएस का छोटा सा पॉइंट कवर होता है इसमें, है ना, जिसमें हम इसका एको लेक्चर बनाएंगे जिसमें हमारा एक छोटा सा यह होगा कि जो अलग अलग राज्यों के कुछ लोक नृत्य है उसके बारे में भी इसी के साथ में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो शास्त्रीय परंपराएं, हमारे नृत्य की परंपराएं जो हमारे भारत में चलती हुई आ रही है। कब से चलती आ रही है? पुराने जमाने से ही चलती आ रही है। पुराने जमाने से ही, प्राचीन काल से हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्यों की परंपराएं हैं। ठीक है, राजा रजवाड़े दरबारों में मंदिरों में, है ना, भजन पर और इन सब चीजों पर नृत्य किए जाते थे, है ना। जनरली इनका पर्पस एक होता था जिसमें हम क्या दर्शाते थे? हम कहानियों को दर्शाते थे। जनरली जितने भी नृत्य हमको देखने को मिलेंगे अभी यहाँ पर, उसमें अलग अलग कहानियों का परिचय होगा। जैसे कृष्ण लीलाओं के बारे में, राम जी की कथा हो जाएगी, कहीं पर किसी दानव से युद्ध के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ऐसे सभी चीजों को, है ना, ऐसे सभी नृत्य, है ना, नृत्य बोले हम उनको, तो ऐसे सभी नृत्यों को क्या बोलेंगे हम? शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं, जो पुरानी परंपराओं से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय नृत्य की कई विधाओं को पेश करते हैं ये, है ना, बहुत सारी विधाएं हैं, है ना, उनको पेश करते हैं, जिसमें से प्रत्येक का संबंध देश के विभिन्न भागों से है। अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार की संस्कृति के हिसाब से अलग अलग प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक विधा किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित है। विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित मतलब, है ना, कोई चीज हो सकती है धार्मिक हो या रिलीजियस पर्पस हो सकता है उसका। ठीक है, और फिर किसी किसी का पर्पस हो सकता है लोकल, है ना, क्षेत्रीय हो सकता है। क्षेत्रीय आधार पर वहां पर कुछ परंपराएं रही हो, उस आधार पर उसका हो सकता है। वहां पर कुछ क्षेत्र विशेष में, जैसे कुछ जनजाति, है ना, जैसे हम कुछ जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो कभी जनजातीय क्षेत्र में हो सकती है नॉर्थ ईस्ट की परंपराएं अलग है ना, नॉर्थ की परंपरा अलग है और साउथ की परंपरा अलग है ना। लेकिन ये सभी परंपराएं क्या हो जाती है? पूरे भारत को एक जोड़ के रखती है, क्योंकि ये नृत्य की परंपराएं हैं और शास्त्रीय नृत्य है और कई विशिष्ट तरीकों से इन्हें नाचा जाता है। ठीक है, अलग अलग मुद्राएं होती है। इसमें आपको 2-3 चीजों पर फोकस करना है। इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स रखे हुए, है ना। एक छोटा सा डिस्क्लेमर और इसके अंदर डाल देता हूं कि इसमें किसी भी जो डायग्राम और हमने इमेजेस का यूज करा हुआ है ना, वो किसी अन्य पर्पस के लिए नहीं है। हमने सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से, है ना, पढ़ाई के हिसाब से, कि आपको वो चीजें पता चले, उस हिसाब से हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्क्लेमर था। हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्शन उठ जाए कि इसके अंदर हमारी इमेज है और बाकी सब चीज है ना। ठीक है, चलो चलते हैं। मुख्यतः 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी, है ना, और 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र, है ना, यहाँ पर एक और फैक्ट पॉइंट निकल के आता है। भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किया। किसका वर्णन किया है? शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किया हुआ। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, है ना, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, यहाँ पर हम सभी को देखने वाले हैं, पूरे 8 के 8 हम यहाँ पर देखेंगे। ये 8 प्रकार के नृत्य हमारे सामने है। ठीक है, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और कुटियाट्टम। ठीक है, ये सभी नृत्यों को हमको देखना है। हम इसमें वेशभूषा के हिसाब से भी देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको याद रखना है राज्य, है ना, सबसे पहला पॉइंट महत्वपूर्ण है यहाँ पर राज्य। दूसरी है वेशभूषा, कि उन्होंने किस प्रकार की वेशभूषा, है ना, पहन रखी है। उसके बारे में जो फैक्ट पॉइंट होगा, एक फैक्ट पॉइंट होगा कि इसमें ये होता है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि जो भी फैक्ट पॉइंट होगा, जैसे इसके अंदर ये कलाएं इस चीज से संबंधित है, कहां से आई, है ना, ऐसे कुछ फैक्ट पॉइंट हो सकते हैं। और एक और चीज हो सकता है, इसमें कहानी कौन सी कही जा रही है, कौन सी कहानी के ऊपर ये बेस्ड है। कहीं पर कृष्ण लीला है ना, कहीं पर श्री राम के बारे में, कहीं पर किसी युद्ध के बारे में,
है ना, अलग अलग तरीके का वर्णन किया होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है राज्य, फिर उनकी वेशभूषा के बारे में, फिर उसके बाद कुछ फैक्ट उसके अंदर शामिल होंगे, और वहां पर होगी कुछ कहानी उससे संबंधित कि वो किस कहानी के ऊपर उस नृत्य को या फिर उसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आगे का लेक्चर। देखिए सबसे पहले है हमारे पास भरतनाट्यम, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का बहुत वृहद रूप है ना, सबसे वृहद रूप है ना, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में बड़े क्षेत्र में, है ना, वृहद रूप मतलब बड़े क्षेत्र में, और संबंधित है हमारे तमिलनाडु से। तमिलनाडु और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में, कहां पर, मंदिरों में, है ना, इसका उद्भव हुआ है। किसका? ये हमारे भरतनाट्यम का उद्भव हुआ है तमिलनाडु और उसके आसपास के मंदिर वाले क्षेत्रों में इसका उद्भव हुआ है। हमने मंदिरों की बात इसलिए करी क्योंकि ये, है ना, वैष्णव, शिव और शक्ति, है ना, वैष्णव विष्णु जी को, शिव शिव जी को, और शक्ति मतलब माता जी को, है ना, इन तीनों को इंगित करता है। और उसमें इन्हीं को डेडिकेट करते हुए नृत्य किए जाते हैं ना। हिंदू विषयक परंपराएं होती है ना, मुख्य रूप से परंपराएं हिंदू विषयक होती है ना, जिसमें वैष्णव, शिव और शक्ति को महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है ना, कि यहाँ पर ये एकक नृत्य है ना, मतलब नृत्य फॉर्म एकक है, जहां पर आपको देख सकते हैं साइड में कि एक ही स्त्री यहाँ पर नृत्य कर रही है। मतलब क्या हो जाएगा कि एकक नृत्य है जिसे किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री द्वारा किया जाता है। जो फैक्ट पॉइंट की हम बात कर रहे थे वो यही होगा, है ना। कैसा किया जाता है? ग्रुप में किया जाता है, एकक किया जाता है, कि या दो लोगों की जुगलबंदी यहाँ पर बताई जाती है। ठीक है, तो एक स्त्री द्वारा किया जाता है, एकक नृत्य फॉर्म है ये। ठीक है, भरतनाट्यम अपनी विशेष मुद्राओं, है ना, विशेष मुद्राओं के लिए मशहूर है। जैसे कि आप दोनों ही डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी एक विशेष मुद्रा में स्त्री है और यहाँ पर भी एक विशेष मुद्रा में एक स्त्री है। जिस हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है कि मतलब ये पूरा जिम्नास्टिक और इन सब चीजों से संबंधित आपकी फिटनेस और सब चीजें अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आप इस नृत्य को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एक प्रकार की अलग वेशभूषा, है ना, वेशभूषा यहाँ पर अलग प्रकार की, यहाँ पर देखिए पीछे की तरफ यहाँ पर गजरा लगा रखा है। ठीक है, दूसरा एक सिल्क की साड़ी है बहुत ही अच्छी, है ना, एक सिल्क की साड़ी है बहुत ही अच्छी, इसमें घुंघरुओं का भी इस्तेमाल किया जाता है, हाथ में रोली लगाई जाती है ना। इसको अलग अलग क्षेत्रीय आधारों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, मावर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए एक झालर जैसी डिजाइन सामने की तरफ होती है यहाँ पर। ठीक है, और विभिन्न मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, एकदम पूरी तरीके से वेल गेटअप्ड होकर इसको डांस को परफॉर्म किया जाता है। आगे के नृत्यों में भी हम देखेंगे कि वहां पर कुछ अलग विशेषताएं यहाँ पर देखी जाएगी। इसमें भी घुंघरुओं का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, घुंघरू का उपयोग इसमें भी किया जा रहा है, यहाँ पर गजरा लगाकर, और बाकी सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, किसके साथ? संगीत और गायन के साथ इसका परफॉर्मेंस होता है ना। 1910 ईस्वी के आसपास ब्रिटिश सरकार ने इसे क्या कर दिया था? बैन कर दिया था, है ना। लेकिन लोगों ने उसका विरोध करा, क्योंकि ये किसी धर्म को प्रभावित नहीं करती, ये एक डांस फॉर्म है। ठीक है, एक डांस फॉर्म है ना, धर्म विशेष पर आधारित नहीं होती है, किसी धर्म विशेष पर आधारित ये नहीं है कि हम हमारी भक्ति के हिसाब से, हम हमारी भक्ति भाव को व्यक्त करने के लिए हम इस नृत्य का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला नृत्य था, तो इसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें आपको ज्यादातर याद रखनी है। दूसरा है हमारा कथकली, है ना, कथकली दूसरा डांस है। ठीक है, केरल में 17वीं शताब्दी में सबसे प्रमुख बात है कहां पर किया जाता है? कथकली। एक आएगा कथक, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कथक कली लगा हुआ है और ये कथक है। ठीक है, तो ये कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है। 17वीं शताब्दी के आसपास इस अभिनय नृत्य का उद्भव और विकास हुआ। 17वीं शताब्दी के आसपास इस नृत्य का उद्भव विकास हुआ, है ना। कथात्मक, है ना, कथक यानी कथा, कथक का मतलब क्या होता है? कथा, है ना। कली मतलब प्रदर्शन, एक कथा का प्रदर्शन। क्या बोला? कथा का प्रदर्शन, है ना। कथक कली मतलब क्या हुआ? कथक मतलब कथा और कली मतलब प्रदर्शन, कि किसी कथा का प्रदर्शन करना। जैसे किसी जैसे बहुत सारे असुरों का संहार हुआ, है ना, असुरों का संहार हुआ, तो असुरों के संहार की कुछ कथाएं होगी, है ना। भगवान के किसी भी रूप की कथा हो सकती है ना। इसमें इन कथाओं को इस माध्यम से, नृत्य के माध्यम से दिखाया जा सकता है।
है ना, उस आधार पर ये दोनों से मिलकर बना है कौन सा, कथकली, जो कहाँ से संबंधित है, केरल से संबंधित है। कथकली भी कथक की एक विशेष तरह की कहानियों को कहने का आर्ट है ना, कहानियों को कहने का एक आर्ट है जिसमें अलग अलग कहानी सुनाई जाती है ना। नर्तक या नर्तकी है ना, नर्तक या फिर नर्तकी को बहुत विशेष तरह से सज्जा दी जाती, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर आप सज्जा देख सकते हैं कि इन्होंने एक बड़ा सा मुकुट लगा रखा है, ठीक है। चेहरे के हाव भाव यहाँ पर बहुत ही मायने रखते हैं, है ना। हाव भाव यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि यहाँ पर यदि आप किसी दुष्ट का, असुर का परफॉर्म कर रहे हैं तो ये इनके चेहरे के हाव भाव अलग हो जाएंगे। यदि आप श्री कृष्ण को निभा रहे हैं तो अलग हो जाएंगे, आप श्री राम को निभा रहे हैं या फिर अन्य देवी देवता को निभा रहे हैं तो अलग हो जाएंगे। वेशभूषा भी यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगी। देखिए यहाँ पर रेड कलर का ड्रेस है, यहाँ पर येलो कलर के ड्रेस में आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है ना। मुकुट यहाँ पर महत्वपूर्ण विशेषता है, मुकुट यहाँ पर होगा और चेहरे पर एक भड़कीला मेकअप किया जाता है, चेहरे पर एक भड़कीला मेकअप किया जाता है, बहुत मेकअप से सजा जाता है और यहाँ पर पूरी तरीके से एक बड़ा सा एक घाघरा पहना जाता है नीचे, बड़े घेरदार, जो फूला हुआ सा होता है। तो ये सभी विशेषता आपको याद रखनी है ना। तो इसमें सज्जा बहुत ज्यादा मायने रखती है ना। बहुत रंगीन मेकअप और विशेष तरह की पोशाक, है ना। प्राय पुरुष इस नर्तक को पेश करते हैं, प्राय रूप से पुरुष, है ना। जनरली ये कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। इसके पहले हमने देखा था भरतनाट्यम, उसमें महिलाएं करती है, और इधर हमने देखा किसमें, कथकली, तो सामान्य रूप से इसे पुरुष परफॉर्म करते हैं, ठीक है। प्राथमिक तौर पर कथकली हिंदू धर्म की विशेषताओं को लिए, है ना, विशेषताओं के लिए जन्मी थी, जो हिंदू मिथकों में महान व्यक्तियों की कहानी कहती है। महान व्यक्तियों की हिंदू धर्म में, है ना, हिंदू मिथकों के धर्मों में और सभी चीज में जो विशेष कहानियां होती है उनका इसमें रोल परफॉर्म किया जाता है। तो ये आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है, ठीक है। और इन्हें देखते भी चले, है ना। मुख्य रूप से जब आप देखेंगे तो ही आपको इनको याद रखने में मदद मिलेगी कि कथकली मतलब क्या, कथक मतलब क्या, है ना, भरतनाट्यम मतलब, आपके सामने एक इमेज उभर कर आनी चाहिए। तो मुख्य रूप से आप 2-2, 3-3 लाइन में इनको लिख सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। नेक्स्ट आ जाते हैं कथक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पर, कथक। अगला है उत्तर भारत में ये परफॉर्म किया जाता है। उत्तर भारत का एक प्रमुख लोक नृत्य है ना, बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें सबसे प्रमुख विशेषता है ना, कि इसमें 100 से अधिक घुंघरू को पैरों में बांधकर तालबद्ध चाप पर, है ना, विहंगम चक्कर द्वारा नाचा जाता है, ठीक है। एक चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत अधिक मात्रा में घुंघरुओं को बांध रखा है ना, 100 से अधिक घुंघरू यहाँ पर पैरों में बंधे हुए हैं। यहाँ पर एक मुद्राएं अलग अलग देखने को मिलेगी आपको। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है, जो संगीत बज रहा होता है उसमें आपको ताल पर ही नाचना होता है, आप बेताल वहां पर नहीं हो सकते, ऑफ बीट नहीं हो सकते, ठीक है। और यहाँ पर और भी विशेषता है, विषय वस्तुओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है ना। जितनी भी विषय वस्तु है, किसी डांस परफॉर्म को कर रहे हैं तो सभी जगह नाटकीय उसकी प्रस्तुति दी जाती है ना। कथक का जन्म उत्तर में हुआ, किंतु पर्शियन और मुस्लिम प्रभाव से यह मंदिर की रीति से दरबारी मनोरंजन तक पहुंच गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आपको अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये कहां तक पहुंच गया था, ये वाला जो पुराना चित्र आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड वाला, ये वाला पुराना चित्र जो है, ये जो दरबारों में, है ना, जो डांस हुआ करता था उसके आधार पर है। और ये जो राइट में दिखाई दे रहा है वो क्या है, ये हमारी परंपराओं के आधार पर किसी कहानी को कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो दरबारों तक ये भी नृत्य पहुंच गया था, जो उत्तर भारत में बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। शब्द कथक का उद्भव कथा से हुआ है, कथा, है ना, इसका उद्भव कहां से हुआ है, कथा से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कहानी कहना, जिसका शाब्दिक अर्थ है कहानी कहना। इसमें भी किसी प्रकार की, है ना, कहानी का वर्णन होगा। पुराने समय में कथावाचन गानों के रूप में, है ना, कथावाचन गानों के रूप में इसे बोलते और अपनी कथा को एक नया रूप देने के लिए नृत्य किया जाता था। एक कथा की जाती थी और उसके ऊपर तालबद्ध रूप से नाचा जाता था, है ना, उसे ही क्या बोला जाता था, कथक बोला जाता था। लगभग 15वीं शताब्दी में इस नृत्य परंपरा में मुगल नृत्य और संगीत के कारण बड़ा परिवर्तन आया, ठीक है। किससे प्रभावित है, ये हमारा फैक्ट पॉइंट आ गया, किससे प्रभावित है, मुगलों से,
है ना, मुगल नृत्य से और संगीत से ये प्रभावित है और परंपराओं में थोड़ा सा परिवर्तन आया है ना। 16वीं शताब्दी के अंत तक इसे, है ना, के अंत तक कसे हुए चूड़ीदार पजामे पजामे को कथक नृत्य की वेशभूषा मान लिया गया। देखिए यहाँ पर भी एक चूड़ीदार पजामा है ना, और एक घेरदार होता है क्योंकि इसमें चक्कर की बहुत अहमियत होती है। जब आप एक सर्कल लगाते हैं उसकी अहमियत बहुत ज्यादा इसमें होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक ये वाला एक ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक हमारा मेरा मध्य प्रदेश सॉन्ग आया था, है ना, मेरा मध्य प्रदेश करके एक गीत आया था, वो आप देखिएगा। उसी में यही बालिका परफॉर्म कर रही है और ये हमारी स्टूडेंट भी रही है ना। और ये परफॉर्म कर रही है, कथक की एक बेहद बहुत अच्छी डांसर है ना। तो आप देखिएगा मेरा मध्य प्रदेश जो गाना आया था अभी लेटेस्ट, उसमें इनकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। और जो हमारा मध्य प्रदेश उत्सव होता है उसमें भी, और उसके अलावा भी जो उत्सव होते हैं उनमें भी इनका डांस परफॉर्मेंस के लिए इन्हें इनवाइट किया जाता है। बहुत ही अच्छे नर्तकी है ना, ये हमारे स्टूडेंट ही रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर के लिए, अगले टॉपिक पर, ठीक है। कथक हो गया हमारा। अब देखते हैं हमारी कुचिपुड़ी, है ना। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का जन्म आधुनिक भारत में आंध्र प्रदेश में हुआ। कहां पर हुआ? आंध्र प्रदेश में, कृष्णा जिले में हुआ। आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, जनरली आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में हुआ, ठीक है। मुख्य हमारा फैक्ट पॉइंट यही होता है कि कौन सा नृत्य कहाँ का है ना। उत्तर भारत का हमारा कथक था, है ना। तमिलनाडु का भरतनाट्यम था, ठीक है। कुचिपुड़ी में आ गए हम, तो कुचिपुड़ी हमारी कहां पर है? ये हमारा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अन्य बड़े शास्त्रीय नृत्य कलाओं की तरह ही ये भी धार्मिक विश्वास, है ना, धार्मिक विश्वास से पनपा है, मतलब इसमें भी धार्मिक विश्वास है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी वेशभूषा थोड़ी सी कैसी है हमारी, उसी प्रकार की है जैसे हमने इसके पहले देखी थी, किसमें? भरतनाट्यम, ठीक है। क्योंकि आसपास वाले ही क्षेत्र है, आसपास वाले ही क्षेत्र है, और उसमें दोनों चीजों का समावेश हो जाता है ना, जनरली, है ना। पारंपरिक कुचिपुड़ी में सारे कलाकार पुरुष होते थे। पहले की बात करें तो पहले पूरे कलाकार कौन होते थे? पुरुष होते थे। ये पुरुष मुख्यतः ब्राह्मण होते थे, है ना। ये पुरुष ही प्रदर्शन के समय स्त्री का रूप लेते थे। बहुत अच्छे पोशाक, सबसे पहले बहुत अच्छी पोशाक और सज्जा के साथ इसे प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर भी आपको अच्छी पोशाक दिखाई दे रही है, यहाँ पर हाथ में भी उन्होंने अच्छे गहने पहन रखे हैं, है ना। और यहाँ पर भी घुंघरुओं का उपयोग किया जा रहा है, यहाँ पर देखिए, है ना। पुरुष भी है, उन्होंने घुंघरू पहन रखे, और यहाँ पर एक पुरुष है जिन्होंने नर्तकी का रूप ले रखा हुआ है, ठीक है। तो पुराने समय में, लेकिन अब महिलाओं का भी इसमें प्रचलन हो गया, महिलाएं भी इसमें इस नृत्य को करती है। ये नृत्य विशेष रूप से भगवान विष्णु या श्री कृष्ण, है ना, भगवान या विष्णु या श्री कृष्ण पर आधारित वैष्णव परंपराओं के लिए होता है, वैष्णव परंपराओं के लिए होता है। ये तमिलनाडु में होने वाला है, भागवत मेला से बहुत मिलता जुलता प्रतीत होता है। तमिलनाडु में एक ऐसे नृत्य होता है भागवत मेला, है ना, उससे ही ये मिलता जुलता है, क्योंकि आसपास वाले क्षेत्र है। जैसे हम यहाँ पर बात करें, है ना, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर भरतनाट्यम है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में हमारी कुचिपुड़ी, यहाँ पर क्या है? कुचिपुड़ी, और यहाँ पर है भरतनाट्यम। तो उसी से संबंधित विशेषताएं है। देखिए यहाँ पर ड्रेसअप भी वैसा ही है, एक घेरदार, सामने की तरफ एक लहरदार आपको एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी घुंघरुओं का उपयोग किया जा रहा है, वेशभूषा, है ना, और अच्छे से मेकअप किया हुआ है। हमको पुराने समय का ही याद रखना है, कौन परफॉर्म करते हैं इनको? पुरुष। और वहां पर अपने भरतनाट्यम में देखा था, भरतनाट्यम में कौन थे? फीमेल, महिलाएं इसको परफॉर्म करती थी। यहाँ पर भी साज सज्जा के ऊपर विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर भी एक तोरण यहाँ पर ऐसा है, और कमर पर एक बंद है ना, करदोना है, और हाथों में भी बाजू बंद है, और बाकी अच्छे से मेकअप और साज सज्जा के साथ इसे किया जाता है। हर नृत्य में साज सज्जा का बहुत महत्व है। जैसे हमने कुछ वो वहां पर हमने देखा था कथकली में एक बड़े से मुकुट को पहन रखा है, बहुत ही भड़कीला मेकअप कर रखा है, वो उसकी अलग विशेषता है, ठीक है। आगे चलते, कुचिपुड़ी के बाद हम चलते हैं ओडिसी में, ठीक है। ओडिसी नाम से भी समझ में आ रहा है कहां पर होगा। ओडिसी का उद्भव कहां पर हुआ? ओडिशा राज्य में, है ना। शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्त्रियों द्वारा किया जाता है ना। ओडिसी किसके द्वारा किया जाता है? फीमेल्स, है ना। यहाँ पर दोनों तरफ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह इस फॉर्म में धार्मिक विश्वासों, सभी धार्मिक विश्वासों से संबंधित धार्मिक विश्वासों पर, है ना, आधार बनाकर नृत्य किया जाता है। भगवान विष्णु, है ना, के जगन्नाथ रूप,
है ना, भगवान विष्णु के जगन्नाथ रूप की कथाओं और मिथकों को इस नृत्य में बखूब अपनाया है। इस नृत्य में क्या किया जाता है, जगन्नाथ की जो कथाएं हैं, है ना, जो बहुत ही अच्छी कथाएं हैं। अभी वर्तमान में एक सीरियल आ रहा है सोनी पर, है ना, सोनी पर आ रहा है, उसमें श्री गणेश, है ना, आप देखिए तो श्री गणेश में, है ना, उसमें बताई गई है किसकी, जगन्नाथ की कथा। जगन्नाथ की कथा पूरा वाचन किया गया है, समान रूप से वाचन इन नृत्यों के द्वारा किया जाता है कि किस प्रकार से वहां पर जगन्नाथपुरी की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त भगवान शिव, है ना, भगवान और शिव और सूर्य की कथाओं के आधार भी इसमें रखा गया है। अब देखिए, शिव और सूर्य को भी रखा गया है क्योंकि सूर्य भगवान का वहां पर कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा कोणार्क सूर्य मंदिर वहां पर है, तो उन कथाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। हर धार्मिक परंपराओं से संबंधित है। ठीक है, तो ओडिसी में हम किसको ले रहे हैं, जगन्नाथ को ले रहे हैं, है ना, जो किसका अवतार है, विष्णु, है ना, कृष्ण का अवतार है। उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं शिव को, और उसके साथ ले रहे हैं हम सन, सूर्य को भी हम इसके अंतर्गत शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ओडिसी मुख्यतः एक ऐसा डांस ड्रामा है जिसमें सांकेतिक पोशाकों को पहनकर हिंदू विश्वासों पर आधारित कविताओं, है ना, हिंदू विश्वासों पर आधारित कविताओं या कथाओं के आधार पर कलाकार विशेष मुद्राओं को में नृत्य प्रस्तुत करता है। यहाँ पर भी विशेष मुद्राओं का बहुत ही योगदान होता है। यहाँ पर देखिए एक हाथ की विशेष मुद्रा है। यहाँ पर पहले उस तरफ क्या लगा रखा था, एक गजरा लगा रखा था, लेकिन एक मुकुट रूपी गजरा लगा रखा है। यहाँ पीछे एक छोटा सा मुकुट भी है। यहाँ पर कमर में भी कमरबंद यहाँ पर बंधा हुआ है। देखिए इसके पहले की विशेषताओं में कम था ये, है ना। साज सज्जा यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी पहनावा थोड़ा सा अलग है, पहनावा थोड़ा सा अलग हो रहा है। यहाँ पर घुंघरूओं का उपयोग इसमें भी किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों इमेजेस में घुंघरूओं का उपयोग किया जा रहा है। साज सज्जा का विशेष ध्यान हमेशा ही रखा जाता है हर उसमें। ठीक है, तभी हमारी ये परंपरा आज तक जीवित है, और जो हमें आज तक हमें समझाती आ रही है कि कैसे हम इनको जिंदा रख सकते हैं और कैसे हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो ओडिसी था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सत्रिया। सत्रिया है, ठीक है, ये कहां पर है, असम और उसके आसपास के इलाकों में किया जाता है। असम और उसके आसपास वाले इलाकों में इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है ना। ये किसके द्वारा किया जाता है, वैष्णवों द्वारा किया जाता है, मतलब वही कृष्ण, है ना, कृष्ण या विष्णु, है ना, कृष्ण देव या विष्णु देव, है ना, के बारे में इसमें बताया जाता है के बीच इस नृत्य का जन्म हुआ है ना। अब देखिए ये मुख्यतः भगवान कृष्ण, है ना। अब देखिए यहाँ पर एकदम स्पेसिफिक कहा गया है भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है ना। भगवान की कृष्ण लीलाओं, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म, है ना, भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, उनका जितने भी वध किए गए, ठीक है, और उसके आधार पर, और उनकी दूसरी लीलाएं, गोवर्धन पर्वत वाली लीलाएं, उनके ऊपर इसमें ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, 15वीं सदी के आसपास भक्ति काल में, है ना, संत श्रीमंत शंकर देव, संत श्रीमंत शंकर देव ने इसे भक्ति आंदोलन से जोड़ दिया था। भक्ति आंदोलन जो हमारे शुरू हुए थे 15वीं शताब्दी में, भक्ति आंदोलन से इसको जोड़ दिया था असम वाले क्षेत्र में। इस नृत्य कला को यदि एक अंक में प्रस्तुत किया जाए तो इसे अंकीय नट कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अंकीय नट वहां पर पूछ लिया जाता है कि अंकीय नट किससे संबंधित है और क्या होता है और किस नृत्य कला का भाग है। तो अंकीय नट क्या है वो पूछ लिया जाता है। अंकीय नट लिख देगा, आपको सिर्फ 20 वर्ड्स में लिखना है। तो अंकीय नृत्य क्या हुआ, क्योंकि कला संस्कृति का भी भाग है ना। तो इसमें अंकीय जब क्या हो जाता है, इस नृत्य कला को यदि एक अंक में प्रस्तुत कर दिया जाता है, मतलब एक कथा को एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अंकीय नट कहा जाता है। एक नाटक स्वरूप में प्रस्तुत करा, है ना। ये मुख्यतः कृष्ण राधा, है ना, कृष्ण राधा के संबंधों की कथाओं या कभी कभी सीता राम की कथाओं पर आधारित होता है। राधा कृष्ण पर या फिर सीता राम की कथाओं पर ये मुख्य रूप से आधारित होता है। तो ये किसका नृत्य है, कृष्ण, भगवान कृष्ण से मुख्य रूप से, है ना, कृष्ण या विष्णु, है ना, इनसे हम बोल सकते हैं कृष्ण से विष्णु से ये संबंधित होगा। ठीक है, हाँ एक मिनट, वेशभूषाओं के बारे में तो हमने बात करना भूल ही गए। देखिए यहाँ पर भी गजरा पहन रखा है। ठीक है, यहाँ पर वेशभूषा कैसी है, एक मिश्रित वेशभूषा है जिसमें आगे की तरफ एक बेल्ट लगा हुआ है। बेल्ट के ऊपर यहाँ पर एक ऐसा सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर एक बड़े से घाघरे का उपयोग किया जा रहा है पहनने में, और क्या है वो पूरा लहरदार है। यहाँ पर भी देखिए
ये है ना महिला ही है, ये भी महिला है और महिला द्वारा नृत्य किया जा रहा है, और इसमें महिला ही पुरुष की भूमिका निभा रही है। यहाँ पर देखिए पुरुष की भूमिका भी महिला है और यहाँ पर इस भूमिका में भी महिला आपको दिखाई दे रही है। बाकी हाथों में मेहंदी, रोली और इन सब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पोशाक अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रीय आधार पर पोशाकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। देखिए नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुरी भी आपको एकदम समझ में आ रहा होगा, मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, भारत और म्यांमार बर्मा की बॉर्डर पर स्थित मणिपुर में इसका उद्भव और विकास हुआ। उद्भव भी वहीं पर हुआ और इसका विकास भी वहीं हुआ, और आज भी इन परंपराओं को लेकर चल रहे हैं। मणिपुर में उद्भव होने की वजह से इसे मणिपुरी कहा जाता है। मणिपुर में उद्भव होने के कारण इसे मणिपुरी कहा जाएगा। तो अपने लिए फैक्ट पॉइंट हो गया मणिपुर में उद्भव। ठीक है, ये मुख्यतः अपने वैष्णव थीम, कैसी वैष्णव थीम और राधा कृष्ण की प्रेम लीला, है ना, रास लीला के लिए प्रसिद्ध है। इसके पहले हमने जो देखा नॉर्थ ईस्ट का एक और, हमने इसके पहले बात कर रहे थे सत्रिय, ये असम का था। असम से थोड़ा आगे चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, असम और मणिपुर। तो मणिपुर में भी देखिए किस पर बेस्ड है, रासलीला पर। किससे संबंधित है, वैष्णव और राधा कृष्ण से। इसके पहले भी वही संबंधित था। इनको एक से एक लिंक करते चलेंगे तो ज्यादा आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसके अतिरिक्त शिव और शक्ति, है ना, शिव और शक्ति और आदि, इनके अलावा भी अन्य से संबंधित भी इसमें क्या किया जाता है, नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। शक्ति मतलब माता जी से, है ना, शक्ति मतलब माता जी से, है ना, आधारित कथाओं पर भी होता है। इसका प्रदर्शन एक पूरा नृत्य दल, इसमें क्या करता है, एक पूरा नृत्य दल मिलकर करता है। अभी तक हमने दल वाला नहीं देखा कि अभी तक कोई सा भी नृत्य क्या हुआ, दल आधारित नहीं था। यहाँ पर अभी जो नृत्य हुआ ये पूरा दल करता है, मतलब इसके अलावा और भी व्यक्ति होंगे। जैसे यहाँ पर एक महिला है, जो महिला पुरुष के वेश में है, जहाँ पर श्री कृष्ण अवतार में है, और एक महिला यहाँ पर है जो राधा के अवतार में है। कृष्ण लीलाओं के बारे में हमको यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा भी आसपास गोपियां होगी, है ना, और भी व्यक्ति यहाँ पर आसपास लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो कृष्ण भगवान से संबंधित जितनी भी लीला है उनका प्रदर्शन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें कभी एक विशेष किस्म की पोशाक, कुमिल, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, है ना, कुमिल। ये जो पोशाक दिखाई दे रही है आपको, ये ऐसी, ये एक पूरी तरीके से ये जो नीचे की तरफ पोशाक दिखाई दे रही है, जो महिलाओं में जनरली राधा और गोपियों के लिए बताई जाती है। तो एक छोटा सा ऊपर की तरफ देखिए, अभी तक सर पर ओढ़नी नहीं आई थी। अभी तक आपने डांस परफॉर्मेंस में देखे सर पर ओढ़नी नहीं थी, अब यहाँ पर सर पर ओढ़नी है। ठीक है, एक दुपट्टा है और एक छोटा सा क्या होता है, फ्रॉक जैसा होता है, लेकिन उसके नीचे एक सिलेंड्रिकल, है ना, एक बेलनाकार क्या होता है, एक ड्रम होता है जो पूरा सजा हुआ होता है, और इसको क्या बोलते हैं, कुमिल। इसी को क्या बोला जाता है, कुमिल के नाम से जाना जाता है। ये भी सजा हुआ होता है और एक नृत्य में विशेष प्रकार से दिखाई देता है। जब इन नृत्य परफॉर्मेंस को आप YouTube पे और भी अलग जगह पर देखेंगे या फिर लाइव देखेंगे, सबसे अच्छा तो है आप क्षेत्रीय आधार पर जाइए और वहां पर लाइव देखिए, तो वहां पर बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है ना, क्योंकि इसमें मोशन करना, उनका डांस, उनका परफॉर्मेंस, उनका घूमना, बाकी सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कुमिल एक पोशाक का उपयोग किया जाता है जो नीचे की तरफ हमने बता रखी है ना। इसमें नर्तकों की मुद्राएं विशेषतः अपने हाथों और शरीर के ऊपरी भागों से होती है ना, क्योंकि अभी तक एकदम विशेष रूप से बातें चल रही है ना। पहला इसमें कुमिल का उपयोग किया जाता है, इसमें वैष्णव थीम और राधा कृष्ण का नृत्य बताया जाता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आया था, ये पूरा दल परफॉर्म करता है, और यहाँ पर विशेष मुद्राएं ऊपरीक होती, मतलब इसके ऊपर, धड़ के ऊपर, क्योंकि इसके नीचे की मुद्राएं आपको दिखाई नहीं देगी। इस आधार पर क्या होगा, आपके चेहरे के हाव भाव, आपके हाथों की मुद्राएं, चेहरे के हाव भाव, हाथों की मुद्राएं ही सबसे ज्यादा प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार का नृत्य और क्या कहा जा रहा है। सभी नृत्यों की एक ही विशेषता है कि वहां पर हाथों की मुद्राओं द्वारा ही सब कुछ कह दिया जाता है। ठीक है, यह आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी इसमें देखा। ठीक है, अब आते हैं हम किसमें, मोहिनी अट्टम में। किसमें आते हैं हम, मोहिनी अट्टम में। देखिए इस डांस की विशेषता थोड़ी और अलग है, इस डांस की विशेषता थोड़ी और अलग है। इसके नाम में भी कुछ चीजें छुपी हुई है ना। तो देखिए यहाँ पर मोहिनी अट्टम मतलब भगवान का जो मोहिनी रूप था, भगवान का
किसका? अब मोहिनी रूप किसका था? भगवान विष्णु का। जो मोहिनी रूप अवतार लिया था उन्होंने, तो अवतार पर आधारित है ना, जिस वजह से इसे मोहिनी अट्टम कहा जाता है। अब ये मोहिनी अट्टम कहां पर किया जाता है? केरल। केरल वाले क्षेत्र में क्या किया जाता है? मोहिनी अट्टम नामक इस नृत्य का परफॉर्मेंस किया जाता है। ठीक है, केरल वाला क्षेत्र इसके लिए महत्वपूर्ण है। मोहिनी भगवान विष्णु का वह अवतार है जिसकी सहायता से भगवान विष्णु ने सुर और असुरों के बीच के युद्ध में देवताओं की मदद की थी, है ना, और असुरों को भ्रमित किया था। ठीक है ना। तो ये वो वाला सेक्शन है जब क्या होता है? सागर मंथन होता है। सागर मंथन होता है और यहाँ पर एक सर्प लिपटा हुआ होता है, और क्या हो रहा होता है? ऐसा खींचमतानी चल रही होती है, रस्सा कसी हो रही होती है। तो उसमें एक तरफ थे असुर, है ना, और एक तरफ थे असुर थे और एक तरफ थे देवता, है ना। इसको खींचकर सागर का मंथन किया जा रहा था और उसमें से निकला हमारा अमृत। उसमें से क्या निकला? मटका भर के अमृत निकला। अब क्या हुआ? इसी आधार पर क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धरा। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धरा और मोहिनी अवतार में ही ये जितना भी अमृत था वो किसे पिला दिया? वो सब पिला दिया किसको? हमारे देवताओं को। देवताओं को यदि असुरों को ये मिल जाता तो असुर क्या हो जाते? अमर हो जाते। तो देवताओं को ये अमृत पिला दिया और आखिरी में अंतिम रूप से यहाँ पर कुछ नहीं बचा, है ना। इसीलिए उन्होंने क्या करा था? असुरों को भ्रमित करा था और यहाँ पर पूरा का पूरा अमृत जो मिला था। और आखिरी में जो इसके सामने यदि पॉजिटिव चीज निकलती है तो एक नेगेटिव चीज भी निकलेगी। अब इस नेगेटिव चीज में क्या था? ये था विष, और विष को किसने धारण करा? भगवान शिव, है ना, भगवान शिव ने धारण करा। भगवान शिव ने विष का प्याला पी लिया था और उन्हें इसीलिए नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस नृत्य फॉर्म में लास्य, है ना, किसका? लास्य शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसका वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। लास्य शैली का उपयोग किया जाता है जिसका वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में मिलता है ना। लास्य शैली में बहुत सी कोमल भावों और मुद्राओं को दर्शाया जाता है। कोमल भावों और मुद्राओं को दर्शाया जाता है। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर एक अलग भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अभी तक गजरा कहाँ लगा हुआ था? पीछे की ओर लगा हुआ था। अभी गजरा कहाँ लगा हुआ है? ऊपर की ओर लगा हुआ है, सिर में थोड़ा सा ऊपर और पीछे की ओर लगा हुआ है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो पहनावा है ना, वो पहना हुआ है एक श्वेत वस्त्र के ऊपर एक जरी वाली बॉर्डर है, यहाँ पर जरी वाली सुनहरी बॉर्डर है ना, और एक सलदार अवस्था में इसे पहना गया है। एक सल यहाँ पर दिया हुआ है ना, लहरदार अवस्था में इसे पहना गया है। इसमें भी साज सज्जा का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर भी गहनों का उपयोग किया गया है। दो लहरदार इसके अंदर, है ना, दो लहरदार, यहाँ पर दो दुपट्टा भी है इसमें छोटा सा, लेकिन इसमें भी सिर पर नहीं रखा गया है दुपट्टा, है ना। इसमें भी बाकी सभी चीजें सेम है। यहाँ भी घुंघरुओं का उपयोग किया जा रहा है, घुंघरुओं का उपयोग इसमें भी किया जा रहा है। यहाँ पर कोमल भावों का उपयोग किया जाता है। लास्य मतलब कोमल भाव। लास्य मतलब क्या हुए? कोमल भाव, है ना, जिसमें क्या हो? एकदम भड़कीले भाव नहीं। जैसे हमने कथकली में देखा, कथकली में वो क्या होगा? असुर के बारे में जानकारी होगी। तो यहाँ पर एक महिला द्वारा परफॉर्म किया जाता है और कोमल भावों को बताया जाता है। ये मुख्यतः एकल नृत्य है, एक ही महिला परफॉर्म करेगी, जिसे सीखने के लिए महिलाओं को खूब मेहनत करनी पड़ती है ना। इसमें इस्तेमाल होने वाली गीत मुख्यतः मणि पर्व, है ना, मणि पर्व, है ना, ये भी महत्वपूर्ण है। मणि पर्व नाम के एक भाषा होते हैं, है ना, मणि पर्व नाम के एक भाषा होते हैं जो संस्कृत और मलयालम से मिलकर बनती है। कौन सी? मणि पर्व यहाँ पर भाषा होती है जिससे किससे मिलकर बनती है? संस्कृत और मलयालम का मिक्सचर है। महिलाओं द्वारा किया जाता है, एकल नृत्य है, लास्य शैली का उपयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर सुर असुर के बीच में जो मोहिनी अवतार लिया था उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, समझ में आया आपको? एक बार हम पूरा जितना भी हमने देखा उसको एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फटाफट यहाँ से रिवाइज करते हुए चलते हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम देखा, तमिलनाडु का था, एकल नृत्य है ना, एक स्त्री द्वारा किया जाता है, शिव वैष्णव भक्ति पर आधारित है। ठीक है, ये हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है। वेशभूषा आप देखते चलिए। ठीक है, कथकली, कथकली यहाँ पर विशेष रूप से मेकअप होता है। ठीक है, कथा का प्रदर्शन होता है। यहाँ पर नर्तकी या नर्तक होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? बहुत ही एकदम तीखा मेकअप करके रखते हैं। केरल वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, केरल वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, केरल क्षेत्र में इसका उद्भव हुआ है ना। कथक मतलब क्या होता है? कथा, और कली मतलब उसका प्रदर्शन, कथा का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कथक
इसमें 100 घुंघरुओं से, इसमें घुंघरुओं की प्रधानता है और चक्करों की प्रधानता है, जो इसमें घूमते हैं चक्कर लेते हैं उन दोनों की प्रधानता इसमें है। ठीक है, अब ये कहां पर है, उत्तर भारत में ये मुख्य रूप से किया जाता है। इस पे किसका प्रभाव है, मुगल नृत्य शैली का प्रभाव है। और यहाँ पर मुगल क्या हुआ है, या चूड़ीदार पजामे का उपयोग किया जाता है, घुंघरू का उपयोग किया जाता है और वेशभूषा इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, वहीं पर ही इसका भी शाब्दिक अर्थ वही होता है, कथक का भी क्या, वही कथा को कहना, कहानी कहना या कथा कहना। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां पर है, हमारा आंध्र प्रदेश में है ना, आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में इसका उद्भव हुआ। थोड़ा सा ये तमिलनाडु के कुछ नृत्य शैलियों से भी मिलता जुलता दिखाई देता है। ठीक है, स्त्री द्वारा जनरली इसको किया जाता है ना, स्त्री का रूप लेते, नहीं सॉरी 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 इसे पुरुष द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुष ही क्या करते हैं, स्त्री का वेश लेकर इसे करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से वर्तमान में इसे पुरुष द्वारा ही, क्या स्त्री द्वारा भी किया जाता है कभी कभी, है ना, लेकिन मुख्य रूप से इसे पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण पर से संबंधित। ओडिसी, ओडिसी ओडिशा में किया जाता है, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, भगवान विष्णु जगन्नाथ अवतार पर। ठीक है, उसके अलावा शिव और सूर्य से भी संबंधित है। एक डांस ड्रामा होता है, ठीक है, जिसमें कविताओं और कहानियों को कहा जाता है। ठीक है, सत्रिया ये असम का है ना, जो वैष्णवों द्वारा किया जाता है, भगवान कृष्ण की कहानी की जाती है इसके अंतर्गत, है ना। और अंकीय नट, यदि पूरा नृत्य एक ही बार में, एक कथा एक पूरी बार में सुना दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, अंकीय नट के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण की लीलाओं, है ना, श्री कृष्ण राधा और राम सीता की कहानियों से संबंधित होता है मुख्य रूप से, है ना। मणिपुरी के बारे में देखते हैं। मणिपुरी, है ना, भारत और म्यांमार के बीच में जो मणिपुर है, मणिपुर में इसका उद्भव विकास हुआ। ठीक है, अब ये क्या है, वैष्णव थीम और राधा कृष्ण पर आधारित है, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को इसमें बताया हुआ है। ठीक है, रास जिसे क्या बोला जाता है, रासलीला शिव और शक्ति से भी संबंधित है ना। एक दल द्वारा किया जाता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक दल इसको परफॉर्म करेगा। पोशाक जो होती है यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, कुमिल नामक पोशाक बोली जाती है, एक कुमिल पोशाक होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित है। ठीक है, जिसे कहां पर परफॉर्म किया जाता है, केरल में किया जाता है। सुर असुरों के बीच में, है ना, भगवान और असुरों के बीच में यहाँ पर क्या हुआ था, अमृत को लेकर रस्साकसी चल रही थी और वहां पर अमृत प्राप्त हुआ और विष प्राप्त हुआ, उसको लेकर यहाँ पर मोहिनी अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, है ना। तो उसी अवतार के ऊपर इसका परफॉर्मेंस किया जाता है। यहाँ पर एक लास्य शैली का उपयोग किया जाता है, जो क्या है, कोमल भावों को प्रदर्शित करती है ना। लस्य शैली, है ना, या लास्य शैली, लस्य शैली का प्रयोग किया जाता है। एकल नृत्य है, एक ही महिला द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, है ना। ये मणि पर्व से, मणि पर्व इसके अंदर क्या होता है, गीत होते, मणि पर्व गीत होते हैं इसके अंदर, जिसकी भाषा क्या होती है, संस्कृत और मलयालम जैसी होती है। ये थे हमारे पूरे 8 क्या थे, शास्त्रीय नृत्य। आप इनको विशेष रूप से ध्यान रखें, है ना। और मेरा नाम है अंकित बिंजुआ, बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि इसमें क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, है ना। ये हमारा छोटा सा लेक्चर था, एक आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, है ना। और भी इसके अलावा और भी लेक्चर आएंगे, जीएस वाले सेक्शन में आपको ये मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लेक्चर हमारे और भी मौजूद है। एमपीपीएससी का पेपर 1 का पार्ट बी भी हमारा चल रहा है ना, उसे भी जरूर देखें। थैंक यू सो मच।